हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैग्नेट ब्रेन। मेरा नाम आशीष कपलेश और जैसा कि आप जानते हो हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं एचसी वर्मा के सॉल्यूशंस। सो दिस इज द सेकंड अनदर पार्ट फॉर दिस, जहां पे हम ऑब्जेक्टिव 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और एक ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, आगे बढ़ेंगे तो एक से ज्यादा ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं, बट यस, आज का सेशन थोड़ा सा इजी रहने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज दैट द फिगर 29Q2 shows some of the electric field lines corresponding to an electric field. The figure suggests that, so your first option is electric field at point A is greater than electric field at point B and it is also greater than electric field at point C. Second option says कि तीनों point A, B, C पे electric field same है। Third option कहता है कि A और C का electric field same होगा और B का electric field जो है वो कम होगा। और fourth point कहता है कि A और C का electric field ज्यादा और B पे electric field की वैल्यू कम है। राइट? और चलिए क्या है भाई, क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो ये फील्ड लाइंस बना रखी है और 3 पॉइंट मार्क कर रखे हैं। याद करो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, जहां पे कहा गया था अगर फील्ड लाइन पास में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा, फील्ड लाइन अगर दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम। कहां पे पास में है? ए पे और सी पे फील्ड लाइन पास में है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, जस्ट वेट अ सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए और सी दोनों बराबर है। देखो तो हाँ, ऑलमोस्ट पास पास ही है फील्ड लाइंस दोनों में, है ना। दोनों में ए और सी पे फील्ड लाइंस पास पास में, तो यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है। लेकिन बी पे देखो फील्ड लाइन दूर दूर हो गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो गई है। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। बी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो सबसे कम होगा, ए और सी पे बराबर होगा। देखो कौन सा ऑप्शन है, क्या सी इज द राइट आंसर फॉर दिस? यस, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन। बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की ओर, चलो। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हेन द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस इज इंक्रीज्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज। अगर दो चार्जेस के बीच के सेपरेशन को अगर इंक्रीज कर देते हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का क्या हाल होने वाला है? क्या वो इंक्रीज होगा, क्या वो डिक्रीज होगा, क्या वो सेम रहेगा, या फिर वो डिक्रीज भी हो सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है? सो क्या कहते हो तुम लोग? पहली बात तो दो चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, फॉर्मूला पता है। सपोज करो ये कोई चार्ज Q1 है मेरे पास में, ये कोई चार्ज Q2 है मेरे पास में, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो अभी कितना है? R। चार्ज Q1 चार्ज Q2 दोनों के बीच का सेपरेशन R। जरा देखो दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी KQ1 Q2 बाय R, यही था पोटेंशियल एनर्जी। KQ1 Q2 बाय R इज द पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर इनको मैं पास में लिखूं, व्हेन द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस इंक्रीज, अच्छा दूर लेके जा रहे हैं ना, अगर मैं इनको दूर लेके जाऊं तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या हाल होगा? अभी देखो मुझे पता है ये वाला दिमाग चलता है, सभी का चलता है कि अगर आप इनको दूर लेके जाओगे तो R इंक्रीज हो जाएगा और अगर R इंक्रीज हुआ तो U डिक्रीज हो जाएगा, है ना। हाँ, तो क्या आएगा? डिक्रीज। पर नहीं, ये आंसर नहीं है गाइस, ये आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यार अभी ना पोटेंशियल एनर्जी जब लिखते हो तो मैंने लिखा था कि चार्जेस को साइन के साथ भी लिखना होता है। तो जो भी आप ये चार्ज Q1 और Q2 को डिफाइन करोगे, इनको साइन के साथ जरूर लिखना। अगर इनमें से कोई सा भी एक अगर नेगेटिवली चार्ज हो गया फिर क्या करोगे? उस केस में पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस के Q1 Q2 बाय R। इस केस में अगर R इंक्रीज करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होगा। पहले वाले केस में क्या था, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज थे तो KQ1 Q2 बाय R, उस केस में अगर R इंक्रीज करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा। लेकिन अगर कोई एक चार्ज नेगेटिव हो गया, भले Q1 हो या फिर Q2 हो, तो U इक्वल्स टू माइनस KQ1 Q2 बाय R। इस केस में अगर R इंक्रीज करोगे तो R इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव में ये R इंक्रीज होता है, यानी कि वो U को भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। देखो भाई, नेगेटिव और इनवर्सली प्रोपोर्शनल दोनों चीजें साथ में आ जाती है, इसलिए हमने बोला U इंक्रीज होता है। या फिर ऐसे समझ लो, नेगेटिव में ये चीज इंक्रीज होना यानी कि ऑटोमेटिकली ये चीज भी, पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज ही हो रही है। ठीक है, तो अब इस केस में क्या हुआ? पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गया। मतलब कि ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज ही होगी, इंक्रीज भी हो सकती है। तो आई थिंक डी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस, कि मे इंक्रीज और डिक्रीज। दो चार्जेस Q1 और Q2 दोनों के बीच का सेपरेशन R, पोटेंशियल एनर्जी दोनों का क्या है? KQ1 Q2 बाय R। अब बोलता है अगर इस सेपरेशन को इंक्रीज करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? तो कंडीशन क्या कहती है? इफ बोथ चार्जेस आर पॉजिटिव और नेगेटिव, इफ बोथ
चार्जेस आर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों ही नेगेटिव हो, उस केस में क्या केस लगेगा, ये वाला। उस केस में क्या बोलेंगे, आर इंक्रीज हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुआ। और अब लिखेंगे इफ एनी ऑफ द चार्ज इज नेगेटिव, इफ एनी ऑफ द चार्ज इज नेगेटिव, अगर इनमें से कोई से भी एक चार्ज नेगेटिव हो जाए उस केस में हमारा क्या केस लगेगा, ये वाला, आर इंक्रीज करने से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज। समझ गए होंगे अब तो फॉर्मूले से हम लोग, है ना। चलिए भाई, तो ये डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट है, मे इंक्रीज और डिक्रीज। समझ आया कि बात, समझ आई सभी को, बढ़े आगे। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है हमारा, एंड द क्वेश्चन नंबर 3 सेज इफ अ पॉजिटिव चार्ज इज शिफ्टेड फ्रॉम लो पोटेंशियल रीजन टू अ हाई पोटेंशियल रीजन, then the electric potential energy, your first option is increases, second option decreases, third option says remains the same, and fourth option says may increase or decrease। सोचो जल्दी से क्या होगा अगर किसी चार्ज को आप शिफ्ट कर रहे हो लो पोटेंशियल रीजन से हाई पोटेंशियल रीजन में, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या होने वाला है, सोचो भाई। सोच गया। चलो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती है, बात जानते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती है, ये बात तो हम जानते हैं। अब कोई चार्ज अगर लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर जाता है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी उसकी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी। जब आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जा रहे हो तो हमारा पोटेंशियल इंक्रीज हुआ है, और अगर हमारा पोटेंशियल इंक्रीज हुआ है तो क्या हमारी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी, बोलो भाई, होगी ना। कैसे लिखोगे, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू इंटू डेल्टा वी वाला फॉर्मूला याद करो। डेल्टा यू इक्वल्स टू डब्ल्यू लिखते थे, डब्ल्यू को क्यू इंटू डेल्टा वी लिखते थे। अच्छा, सो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू इंटू, कहां पे आए, फाइनली ए पे आ गए। कहां से चले थे, बी से चले थे। इनिशियल कहां है, बी है। कहां से चलना शुरू करा, बी से चलना शुरू किया, लोअर से। कहां पे आए, ए पे, जो कि फाइनल पोजीशन है आपका। तो क्या लिखोगे, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू इंटू डेल्टा वी। कहां से आया, डेल्टा यू इक्वल्स टू डब्ल्यू लिखते थे तुम लोग, तो लो भाई ये फॉर्मूला बन गया। सो Q इंटू वी ए माइनस वी बी। अब यार एक सीधा सा फंडा है, ए वाला हायर पोटेंशियल पे, बी वाला लोअर पोटेंशियल पे, जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो पॉजिटिव मिलेगी। जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो कैसे मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। डेल्टा यू पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, डेल्टा यू पॉजिटिव मतलब यू ए माइनस यू बी। अगर मुझे पॉजिटिव मिल रहा है मतलब कि यू ए बड़ा है यू बी से। यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। डेल्टा यू पॉजिटिव मिला मतलब यू ए माइनस यूवी करने से पॉजिटिव आंसर मिलता है। और इसका मतलब क्या है, यू ए ग्रेटर देन यू बी है, मतलब कि जब ए से बी जा रहे थे तो पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम यू से कहते थे वो इंक्रीज हो रही है। ए से बी जाते वक्त पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई, इंक्रीज हुई। तो ये आपका फाइनल आंसर। समझ आया, क्लियर है, बढ़े आगे। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, विच इज योर क्वेश्चन नंबर 4th, एंड द क्वेश्चन नंबर 4th सेज दो इक्वल पॉजिटिव चार्जेस है आर केप्ट एट पॉइंट्स ए एंड बी, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट बिटवीन ए एंड बी एक्सक्लूडिंग दिस पॉइंट इज studied while moving from A to B. The potential continuously increases, continuously decreases, increases then increases, decreases then increases. क्या बोला गया है कि हमारे पास दो चार्जेस है A और B, दो पॉइंट है A और B, तो यहां पे मैंने मार्क कर लिया पॉइंट्स A एंड पॉइंट यहां पे बना लिया B, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट A एंड B, मुझे बताना है कि पोटेंशियल A एंड B पे क्या होगा, मतलब इन पॉइंट्स को हटा दो तो बीच में हम फाइंड करने वाले हैं। तो यहां पे पॉजिटिव चार्जेस को रखा हुआ है, इक्वल पॉजिटिव चार्ज को रखा है, यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज यहां होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहां पे भी होगा, ठीक है भाई। देखो पोटेंशियल से कुछ भी चीज फाइंड करनी हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ, चीजें क्लियर करेगा वो। तो ए से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई,
बी से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, समझ रहे हो बात को? क्या किया मैंने बताया था तुम लोगों के बात, अगर दो पॉजिटिव चार्ज है, इक्वल एंड अपोजिट, पॉजिटिव इक्वल एंड अपोजिट मतलब नहीं, इक्वल एंड अपोजिट नहीं, दो अगर सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस है और सेम पोलैरिटी के चार्ज है तो उनके इलेक्ट्रिक फील्ड में दुश्मनी होती है आपस में। उनके इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होती है? आपस में दुश्मनी होती है। वो एक दूसरे के इलाके में नहीं जाते बल्कि वो एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं। याद करो वो बातें जो मैंने तुम्हें बताई थी। अगर दो पॉजिटिव चार्जेस को रखा है तो उनके इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस टाइप से बनते थे, उनके इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस टाइप से बन रहे थे ना, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते तो एक दूसरे को रिपेल कर दिया, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ने। अब आप क्या बोलते हो, ए से बी जाते वक्त पोटेंशियल का क्या हाल होगा? हमें दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है ए से बी की तरफ ऐसे, पर वो डिवीट होगा कहीं रास्ते में। तो ए से बी तक जाते पहले तो हम पोटेंशियल पे हायर से लोअर पे जा रहे थे, ठीक है? बीच में एक लाइन बना लो यहां पे समझाने के लिए बस, ठीक है? जब तुम ए से बी की तरफ जाने लगे तो फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हो। जब तुम ए से बी की तरफ जा रहे थे तो तुम फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हो। फील्ड की डायरेक्शन हमेशा हायर से लोअर की तरफ होती है। फील्ड की डायरेक्शन हायर से लोअर की तरफ होती है। और जब तुम ए से जाने लगे तो तुम पहले हायर से लोअर की तरफ जा रहे थे, फिर आगे गए और आगे गए, फिर तुम लोअर से हायर की तरफ जाने लगे फिर से। समझ रहे हो बात को? तो क्या हुआ, पहले तुम हायर से लोअर की तरफ गए, क्योंकि देखो फील्ड की डायरेक्शन क्या कहती है? फील्ड की डायरेक्शन कहती है कि हम तो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएंगे। फील्ड की डायरेक्शन क्या कहती है? हम तो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएंगे। तो तुम पहले हायर से गए लोअर पे, आगे देखा तो हम फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हैं। बी का जो फील्ड है उसके अगेंस्ट में जा रहे हैं हम लोग। अगेंस्ट में जाने का मतलब है लोअर से हायर की तरफ जा रहे हो। तो इस केस में पोटेंशियल पहले तो क्या होगा? डिक्रीज होगा, फिर उसके बाद फिर से इंक्रीज होगा। तो जब तुम जाने लगे तो पहले वो डिक्रीज हुआ और उसके बाद वो इंक्रीज हुआ। समझ गए बात को? तो पोटेंशियल का क्या हाल है? पोटेंशियल के हाल यही है कि वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे गए, फिर हमने देखा फील्ड के अगेंस्ट में जाने लगे। अगेंस्ट में जाने का मतलब है लोअर से फिर से हायर पे गए। तो ऐसे केस में पहले पोटेंशियल डिक्रीज होता है, उसके बाद वो इंक्रीज होता है। समझे बात को? दो पॉजिटिव चार्जेस है, सेम मैग्नीट्यूड के हैं, फील्ड की टेंडेंसी क्या है? वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। तो भाई साहब देखो, ये ए हायर पोटेंशियल, बी हायर पोटेंशियल, पहले तुम इधर आए तो पोटेंशियल धीरे धीरे कम हुआ, लोअर पोटेंशियल पे आ गए। अब और आगे आए तो लोअर पोटेंशियल से फिर से हायर की तरफ आ रहे हो। तो पहले तो पोटेंशियल डिक्रीज हुआ, फिर बाद में पोटेंशियल इंक्रीज हो गया। समझ लो ना बात को तुम लोग? क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है ना? पक्का? बढ़े आगे, चलो। सो दिस विल बी योर क्वेश्चन नंबर 4 और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे जो है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है? हाँ। सो क्वेश्चन नंबर 5 सेज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिन पे कहां है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। अ स्मॉल सर्कल इज ड्रॉन विद द सेंटर एट द ओरिजिन कटिंग द एक्सेस एट पॉइंट ए बी सी डी having the coordinates small a comma 0 0 comma small a minus a comma 0 and 0 comma minus a respectively. Out of the point on the periphery of the circle the potential is minimum at. potential minimum कहां होगा? देखो पहली बात, इतना बड़ा क्वेश्चन घुमा देता है बिल्कुल। तो सबसे पहली चीज, मुझे तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दो। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा इधर की तरफ, ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा इधर की तरफ। तो भाई ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। सर्कल बनाना है इसके ऊपर, बना लिया सर्कल। कोऑर्डिनेट्स के नाम दे दें। ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये हमारा क्या है? ओरिजिन है यहां पे ओरिजिन। फिर एक पॉइंट ए है a, 0 पे, तो ये हो गया आपका ए पॉइंट, कोऑर्डिनेट a, 0। एक पॉइंट बी है जो कि 0, a पे, ये हो गया हमारा पॉइंट बी, इसके कोऑर्डिनेट 0, a। एक पॉइंट सी है, ये हमारा सी पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स कितने? -a, 0। एक पॉइंट हमारा डी है, यहां पे कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 0, -a। डिफाइन कर दिए सारे पॉइंट्स। चलो भाई, पोटेंशियल मिनिमम कहां? अब वही बात आ गई फिर से, पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए फील्ड बनानी पड़ेगी पहले तो।
इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड जो ओरिजिन पे है वो अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। बी और डी से कोई लेना देना, बी और डी से कोई लेना देना नहीं है। बी और डी हमारे सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगे। समझ रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बना दी मैंने? क्वेश्चन में बोला है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। अच्छा एक बात देखो, बी और डी तो सेम लाइन पे लाई कर रहे है ना। पोटेंशियल कैसे बोलते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जाता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहां से जाता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो पोटेंशियल मिनिमम कहां पे होगा? क्या सी पे होगा या ए पे होगा या बी पे या फिर डी पे? आई थिंक वो ए पे होगा मिनिमम। आई थिंक वो ए पे होगा, क्योंकि देखो सी पे हायर पोटेंशियल, फिर उसके बाद बी और डी दोनों सेम लाइन पे है, तो बी और डी इक्वी पोटेंशियल है। बी और डी कैसे है? इक्वी पोटेंशियल पे है, सेम पोटेंशियल है दोनों का। बी और डी इक्वी पोटेंशियल है, दोनों का पोटेंशियल सेम है। उसके बाद और ज्यादा कम किसका है? ए का। सी से कम किसका है? बी और डी का। बी और डी से कम किसका है? ए का। तो मिनिमम पोटेंशियल किसका हुआ? ए का। तो ये है आपका मिनिमम पोटेंशियल वाला पॉइंट। ये आपका मिनिमम पोटेंशियल वाला पॉइंट हो गया है। क्लियर है ये? किसी को कोई डाउट, समस्या, परेशानी? नहीं? बढ़े आगे? पक्का? चलो भाई। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। कहते हैं अगर किसी बॉडी को चार्ज करोगे बाय रबिंग तो उसका वेट क्या वो कांस्टेंट रहेगा? क्या वो थोड़ा सा बढ़ेगा? क्या वो थोड़ा सा घटेगा? या फिर वो थोड़ा सा बढ़ भी सकता है या फिर थोड़ा सा डिक्रीज भी हो सकता है? सोचो कैसे करेंगे रबिंग। देखो जब भी रबिंग आती है ना, फ्रिक्शन आ जाता है यहां पे, और एक मेथड आता है चार्जिंग का जिसको हम कहते थे फ्रिक्शन, याद है? हाँ, अगर किसी भी बॉडी को रब करते हो तो वहां पे क्या होता है? फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन की वजह से चार्जिंग होगी। अब देखो, ड्यू टू फ्रिक्शन देयर इज चार्जिंग। ड्यू टू फ्रिक्शन फ्रिक्शन की वजह से बॉडी क्या हुई? चार्ज्ड हो गई है ना। फ्रिक्शन की वजह से क्या हो? बॉडी चार्ज होगी। अब देखो बॉडी चार्ज होने का क्या मतलब है? या तो बॉडी के पास नेगेटिव चार्ज है या फिर बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज है। तो ये कोई रैंडम शेप की बॉडी मैंने बना ली, इसको मैंने रब किया था। अब दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर वो इलेक्ट्रॉन देगा। अब हमें नहीं पता ना कि वो क्या कर सकता है। या तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या फिर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। तो भाई अब यहां पे ये डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। अगर एक्सेप्ट करता है तो माइनस चार्ज, डोनेट करता है तो पॉजिटिव चार्ज। तो भाई मास का क्या पिक्चर है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उसका मास इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, एक्स्ट्रा मास आ गया। लेकिन अगर मास को, इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट कर देता है तो उसका मास कम हो जाएगा, क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए। तो इस केस में मास इंक्रीज हो जाएगा, स्लाइटली इंक्रीज होगा ना, और यहां पे मास स्लाइटली डिक्रीज होगा। अब डिक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए। डिक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब ये इलेक्ट्रॉन का भी तो मास है यार, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो वहां पे मास स्लाइटली डिक्रीज होगा। स्लाइटली इसलिए बोल रहे हो क्योंकि बहुत छोटी सी वैल्यू, 10 की पावर -31, बहुत छोटी सी वैल्यू है ये, इसीलिए कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो या तो थोड़ा बहुत वैल्यू इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। अब वो डिपेंड करता है उस बॉडी के ऊपर कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ये बात जानते हो ना, रबिंग करने से, फ्रिक्शन की वजह से बॉडी चार्ज होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन दे देगा। रबिंग की वजह से हमेशा जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री हो जाते हैं ना, वो निकल जाते हैं।
या तो निकल जाएंगे या फिर आ जाएंगे, तो डिपेंडिंग ऑन द बॉडी कि वो क्या कर रहे हैं। क्लियर है सभी को? बढ़े आगे। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 7? An electric dipole is placed in a uniform electric field. The net electric force on the dipole. Your first option is always 0. Depends on the orientation of the dipole. Can never be 0. Depends on the strength of the dipole. अब यार एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो तो क्या होगा? तो सबसे पहला काम मैं बनाऊंगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए हमने क्या कहा था? इक्विडिस्टेंट लाइंस बनाएंगे जो कि एक दूसरे के पैरेलल होती है, बिल्कुल बनाएंगे। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं रखूंगा एक डाइपोल, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। यहां पे नेगेटिव ले लेते हैं, यहां पॉजिटिव ले लेते हैं। चलो अब ये डाइपोल रख दिया मैंने। अब बोले नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल। फोर्स ऑन द डाइपोल कितना होगा? देखो भाई डाइपोल क्या है? डाइपोल इज नथिंग बट एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज जिनका सेम मैग्नीट्यूड है। एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज जिनका सेम मैग्नीट्यूड है। अगर ये क्यू चार्ज है तो यहां पे भी क्यू चार्ज ही होगा। अगर ये क्यू चार्ज है तो ये भी क्यू चार्ज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स कहां लगता है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पे लगा दो फोर्स क्यू ई। नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स कहां लगता है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे फोर्स लगा दो माइनस क्यू ई। ये पॉजिटिव था इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये नेगेटिव है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ये बन गया भाई फोर्सेस। डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स कितना है? नेट फोर्स ऑन डाइपोल देखो तो, नेट फोर्स ऑन डाइपोल, ये आगे की तरफ जा रहा है, लिख दूं प्लस का क्यू ई। ये पीछे की तरफ जा रहा है, लिख दूं माइनस का क्यू ई। क्या आंसर आ रहा है? 0। क्या आंसर आ रहा है? 0 आ रहा है। तो नेट फोर्स ऑन द डाइपोल, नेट फोर्स ऑन डाइपोल कम्स आउट बी 0। ठीक है। तो किसी भी डाइपोल को अगर आप यूनिफॉर्म ध्यान से सुनना, यहां पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो ही पिक्चर बनने वाली है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इसने स्पेसिफाई किया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में वैलिड नहीं है, ये सिर्फ तभी वैलिड है जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा। क्लियर है बच्चों? चलो, तो ये नेट फोर्स ऑन द डाइपोल प्लस क्यू ई माइनस क्यू इक्वल्स टू 0, पिक्चर क्लियर हो गई भाई। अच्छा एक बात बताओ, क्या इसके साथ कुछ और होने वाला है? हाँ, फोर्सेस भले 0 हो गए लेकिन इसके पास रोटेशनल इफेक्ट आएगा। तो रोटेशनल इफेक्ट क्या बोलता है? फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन यानी जिस लाइन पे ये फोर्स लग रहे दोनों का अलग अलग है, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, जिसकी वजह से क्या होगा? ये डाइपोल रोटेट करेगा। जिसकी वजह से क्या होगा? ये डाइपोल रोटेट करेगा। और जब ये डाइपोल रोटेट करता है, दिख रहा है तुम लोगों को, एक फोर्स इधर से क्यू ई खींच रहा है, एक फोर्स इधर से क्यू ई खींच रहा है, यहां से क्यू ई यहां से क्यू ई खींच रहा है, डाइपोल ऐसे घूम जाएगा तो इसके ऊपर लगता है टॉर्क। सुना होगा इसके बारे में? कितना होता था वो टॉर्क? पीई साइन थीटा। वो टॉर्क कितना होता है? पीई साइन थीटा। थीटा क्या डिफाइन करता है? थीटा क्या डिफाइन करता है? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट। थीटा क्या बताता था? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट। ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज। सो नेट फोर्स कितना होता है? 0 होता है। नेट फोर्स कितना होता है? 0 होता है। ए इज द राइट आंसर। और डाइपोल रोटेट करेगा तो टॉर्क होता था पी साइन थीटा। पढ़ा होगा इसके बारे में, आएगा, डोंट वरी, आएगा, ये भी आएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन? बढ़े आगे। चलो आगे आ जाओ जल्दी से अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। कंसीडर द सिचुएशन ऑफ द फिगर, तुम्हें दिख रहा है डायग्राम। द वर्क डन इन टेकिंग अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम P टू A इज WA,
P to B is WB and P to C is WC. P पॉइंट से किसी चार्ज को A पे लेके आओगे तो वर्क डन होगा WA. P पॉइंट से किसी चार्ज को B पे लेके आओगे तो वर्क डन होगा WB. P पॉइंट से किसी चार्ज को C पे लेके आओगे तो वर्क डन होगा WC. ठीक है, तो भाई यहां पे ऐसे WB, WA, WB और WC का रिलेशन हमें बताना है कि क्या आंसर सही होगा. सोचो भाई, सोचो भाई कौन सा रिलेशन यहां पे सही होगा. यहां पे चार्ज क्यों रखा है, ठीक है, यहां सेंटर पे चार्ज क्यों रखा है. सेमी सर्कल बन रहा है, सेमी सर्कल है यानी कि बी का जो डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर, ए का डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर और सी का भी डिस्टेंस जो है वो रेडियस के बराबर. ये चार्ज क्यों रखा है यहां पे, और चार्ज क्यू की वजह से ए बी सी पे पोटेंशियल फाइंड करना आता है. चार्ज क्यू की वजह से ए बी सी पे पोटेंशियल फाइंड करना आता है. हां बिल्कुल आता है. तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू बाय आर. स्क्वायर भी करेंगे नहीं ना, हाँ. बी पे पोटेंशियल कितना आएगा, के क्यू बाय आर. सी पे पोटेंशियल कितना आएगा, के क्यू बाय आर. वही चार्ज और सेम डिस्टेंस पे, यानी कि ए बी सी तीनों पे पोटेंशियल बराबर है. यानी कि ए बी सी क्या है हमारे, इक्वी पोटेंशियल. इनको क्या बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल कहते हैं. तो एबीसी हमारे इक्वी पोटेंशियल हो गए. चलो भाई, अब वर्क डन की बात करें, P से लेके A के लिए वर्क डन की बात करते तो WA इज इक्वल टू Q. कोई चार्ज Q नॉट है ना, किसी चार्ज को लेके आ रहे हो Q नॉट को आप लोग यहां से, Q नॉट इंटू डेल्टा V AP. क्या लिखोगे, Q नॉट डेल्टा V AP. A और P के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लेना है आपको. अच्छा जी, ठीक है भाई. यार एक बात बताओ, P को अगर मैं रेफरेंस ले लूं तो, P को अगर मैं रेफरेंस पॉइंट ले लूं तो मेरा क्वेश्चन आसान हो जाएगा. इसको मैंने मान लिया रेफरेंस, तो P पे जो पोटेंशियल होगा उसको मैं कर दूंगा 0. तो ये कितना हो जाएगा, Q नॉट VA माइनस VP. ये हो जाएगा Q नॉट VA इज WA. सही है. P को मैंने रेफरेंस मान लिया, मेरा क्वेश्चन आसान हो जाएगा उससे. P को मैंने रेफरेंस मान लिया तो मेरा क्वेश्चन आसान हो जाएगा इससे. अब क्वेश्चन आसान हो गया तो भाई क्या करेंगे, WA इक्वल्स टू QVA, Q नॉट VA. Q नॉट क्या है, यूनिट टेस्ट चार्ज है जिसको आप लेके जा रहे थे. सिमिलरली WB को क्या लिखोगे, Q नॉट VB एंड WC को क्या लिखोगे, Q नॉट VC. जो काम यहां किया था वही काम यहां पे करोगे, वही काम यहां पे करोगे और आपके पास VB और VC के टर्म से भी आ गया. लो भाई, WA पता है, WB पता है, WC पता है और ये भी जानते हैं VA, VB, VC तीनों बराबर है. तो क्या वर्क डन इक्वल नहीं होंगे? यस. सो वी कैन से दैट WA इज इक्वल्स टू WB इज इक्वल्स टू WC. लो भाई खत्म, बस इतनी सी बात. सी ऑप्शन बिल्कुल सही है. क्लियर है सभी को, पक्का? चलो भाई, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे. अगला क्वेश्चन, a point charge Q is rotated along a circle in the electric field generated by another point charge Q. The work done by the electric field on the rotating charge in one complete revolution is, your first option 0, positive, negative, and 0 if the charge capital Q is at the center and non-zero otherwise. तो क्या बोला गया भाई, एक पॉइंट चार्ज स्मॉल q है, इसको रोटेट कर रहे सर्कल में इन द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय द पॉइंट चार्ज कैपिटल Q. तो कैपिटल Q को रखो सेंटर में, इसका फील्ड बना दो चारों तरफ, ठीक है. इस फील्ड के अंदर ये स्मॉल चार्ज Q को रोटेट करवाते, ठीक है, गोल गोल घुमाएंगे इसको भी. ये स्मॉल चार्ज Q लो भाई, ये गोल गोल घूम रहा है. द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द रोटेटिंग चार्ज इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन. एक कंप्लीट रेवोल्यूशन यानी कि ए से चलना शुरू करा, घूम फिर के वापस कहां आ गए, ए पे आ गए. क्या इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है? क्या इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो जाएगी एक कंप्लीट चक्कर में?
बिल्कुल, इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में, एक कंप्लीट चक्कर में इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन हमारी सेम हो गई। बताओ भाई वर्क डन का क्या हाल है? वर्क डन हमने क्या बोला था? पॉइंट फंक्शन है, वर्क डन 0 हो जाएगा। कितने रीजन चाहिए इसके लिए वो बताओ। पहली चीज, पहला रीजन, वर्क डन इज पॉइंट फंक्शन। वर्क डन जो होता है वो पॉइंट फंक्शन होता है, जहां से उसको सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब है। तो वर्क डन एक पॉइंट फंक्शन है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब है। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में आप घूम के वापस अपनी जगह पे आ गए, तो भाई इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, इसलिए वर्क डन 0। इसी में एक और चीज बोलूं कि वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करते थे हम लोग, याद है? वर्क डन इक्वल्स टू एफएस कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लगाते थे। इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा लगेगा उसके ऊपर? बाहर की तरफ घूम कहां रहा है? ऐसे। देखो भाई, किसी भी चार्ज को अगर सपोज करो चार्ज Q यहां पे आता, तो उसके ऊपर फोर्स ऐसे लगता QE, उसका वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर की तरफ हो रहा है, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वर्टिकल है यहां पे, है ना? इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपिटल Q चार्ज का, उसकी वजह से उसके ऊपर फोर्स बाहर की तरफ लगता QE, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट करे भाई। cos 90 वाला ये पिक्चर 0, वर्क डन 0। वर्क डन इक्वल्स टू Q इनटू डेल्टा V। इन से पॉइंट से को लो इसको, स्मॉल q चार्ज, डेल्टा V क्या सर? वही बात फिर से, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, तो VA हमारा फाइनल पोजीशन था और VA हमारा इनिशियल पोजीशन था, फिर से 0 आ जाएगा। तो हमारे पास जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? यहां पे एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए पूछ रहा है वो। हाँ, अगर हाफ रेवोल्यूशन के लिए पूछता तो पिक्चर कुछ और होती, लेकिन उसने एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए पूछा है, जहां पे इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम होती है, इसलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 0। सो यहां पे वर्क डन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है ये सारी बातें? समझ आ रही है ना जो चीजें बता रहा हूं मैं? पक्का ना? चलो भाई साहब, सो इतनी सी बातें थी हमारे ऑब्जेक्टिव नंबर 1 में। और यहां पे जब ऑब्जेक्टिव 2 की मैं बात करता हूं, तो ऑब्जेक्टिव 2 में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पे एक से ज्यादा ऑप्शंस सही हो सकते हैं। ओके, सो अगर आप जेई एडवांस का पेपर देते हो, तो जेई एडवांस के पेपर में ऐसी चीजें आती है जहां पे एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। ओके, मेंस के पेपर में ऐसी चीजें कम होती है, मेंस में सिंगल ऑप्शन करेक्ट वाले ही आते हैं, यानी कि एक ही ऑप्शन सही होगा, और उसके अलावा न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बट बात करें जब एडवांस लेवल की, तो वहां थोड़ा सा कुछ हटके चीजें आती है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव 2 उसी पैटर्न पे बेस्ड है। यहां पे आपको क्या करना है? हर एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, क्या सारे ऑप्शन सही है, क्या 2 ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आज हम लोग। सो जैसे कि पहला क्वेश्चन गिवन है यहां पे, मार्क आउट द करेक्ट ऑप्शन। हमें करेक्ट वाला ऑप्शन बताना है। द टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, पहला ऑप्शन कहता है। सेकंड ऑप्शन कहता है द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, और थर्ड ऑप्शन कहता है द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। फोर्थ ऑप्शन सेज द टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। क्या कहते हो भाई, क्या ऑप्शन सही हो सकता है? पहला ऑप्शन सही होगा क्या? द टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। चलो भाई ट्राई करो, एक बार वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, चेक करो, फिर तुम्हारा आंसर सही आता है कि नहीं। कर लिया? चलिए बहुत बढ़िया। सो यार कहता है कि करेक्ट ऑप्शन बताना है, और पहला ऑप्शन कहता है द टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। मैं एग्री करता हूं इसकी बातों से, मैं इसकी बातों से एग्री करता हूं कि यूनिवर्स में अगर कोई भी सिस्टम की बात करो, किसी भी पार्टिकल की बात करो, तो उसका जो चार्ज होता है वो कंजर्व्ड होता है। प्रॉपर्टी पढ़ी थी, यस, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज इज कंजर्व्ड, ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना हम लोगों ने, चार्ज इज कंजर्व्ड। क्या कहते हैं? ना तो हम चार्ज को बना सकते हैं, ना ही हम चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट हां एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है। सो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, द टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। हाँ भाई, चार्ज कंजर्व होता है, यूनिवर्स में कोई भी सिस्टम है, कोई भी पार्टिकल है, उसके लिए टोटल चार्ज क्या रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा, यानी कि कांस्टेंट रहेगा। अब उसको इससे मतलब नहीं है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसको सिर्फ चार्ज से मतलब है। ओके, उसको सिर्फ चार्ज से मतलब है, उसको यह फर्क नहीं पड़ता है कि पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है। ओके, तो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की पिक्चर तो नहीं है सही। टोटल चार्ज
फिर भले वो पॉजिटिव है नेगेटिव है कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड द डी ऑप्शन इज द टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल। ना ना ना, चार्ज पार्टिकल की बात नहीं कर रहे, हम चार्जेस की बात कर रहे हैं डायरेक्टली। ओके, तो यहां पे तो चार्ज पार्टिकल्स की बात आ गई। हम किसके लिए पढ़ते थे? सिर्फ चार्ज के लिए, पार्टिकल्स के लिए नहीं। देखो दो चीजें हैं, एक तो चार्ज है, और ये चार्ज अगर किसी पार्टिकल को दे दिया जाए तो वो चार्ज पार्टिकल कहला जाता है। ठीक है, अगर एक चार्ज है, अगर वो किसी छोटे से पार्टिकल को दे दोगे तो ये बन जाएगा चार्ज पार्टिकल। हम चार्जेस की बात कर रहे हैं, चार्ज पार्टिकल की बात नहीं कर रहे। तो यार ये ऑप्शन भी हमारा सही नहीं है। ओके, सो यूनिवर्स में चार्ज कंजर्व्ड होता है, चार्ज पार्टिकल की बात नहीं कर रहे। और जब चार्ज कंजर्वेशन पढ़ोगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है भले पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है। समझते हो बात को? पक्का क्लियर है क्वेश्चन? तो इसका सिर्फ ऑप्शन ए ही सही होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? बढ़े आगे, आओ फिर। सो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड द क्वेश्चन सेज अ पॉइंट चार्ज इज ब्रॉट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट चार्ज को लेके आ जाओ। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ नियर बाई पॉइंट्स, उस पॉइंट चार्ज के आसपास, उस पॉइंट चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हाल होगा? क्या वो इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है? क्या वो डिक्रीज होगा क्योंकि चार्ज नेगेटिव है? या तो वो इंक्रीज हो सकता है या फिर वो डिक्रीज हो सकता है। मतलब देखो यहां पे 100% वाली पिक्चर है, यहां पे में लिखा है। देखो ऐसे क्वेश्चंस में वो इंग्लिश में फंसाता है ज्यादातर। ठीक है, फिजिक्स तुम लोगों को आती है, ऐसे क्वेश्चंस में वो इंग्लिश में फंसाएगा। क्या बोलेगा? विल इंक्रीज, मतलब इंक्रीज होना चाहिए पक्का। विल डिक्रीज मतलब 100% डिक्रीज होना चाहिए। मे इंक्रीज का मतलब है इंक्रीज हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। में डिक्रीज का मतलब है डिक्रीज हो सकता है नहीं भी हो सकता है, उसकी मर्जी है। ऊपर दो वाले ऑप्शन क्या है? 100% होने चाहिए। नीचे वाले दो ऑप्शन क्या बोलते हैं? हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अब वीडियो को पॉज करो, सोचो कौन से ऑप्शन सही होंगे। एक ऑप्शन भी सही हो सकता है, एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। चलो भाई जल्दी से सोचो। सोच लिया? चलिए भाई, तो क्या बोलेगा? एक पॉइंट चार्ज को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते हो तो क्या हाल होगा उसका? इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ नियर बाय पॉइंट, क्या वो इंक्रीज होगी, क्या वो डिक्रीज होगी, या फिर इंक्रीज हो भी सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है, हमें नहीं पता। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं ना। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यार यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए क्या? हाँ बना लो। अब यार ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इसमें तुम जब चार्ज को लेके आओगे तो इसके नियर बाय इलाके में क्या हाल होने वाला है? इसके अंदर तुम एक चार्ज लेके आगे, सपोज करो ये हमारे पास चार्ज है Q। अब इसके आसपास के इलाके में, यानी कि ये जो इसके नियर बाई एरिया है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हाल होगा? क्या यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी या घट जाएगी? इसके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी था? सोचो जरा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है? यस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि वेक्टर एडिशन करोगे, मतलब अगर ये चार्ज पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा? अच्छा एक और चीज, वेक्टर क्वांटिटी के अलावा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा है ना। किसी भी पॉइंट पे अगर हमारे पास में दो चार्जेस है Q1 और Q2, तो किसी भी पॉइंट पे अगर दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या करते हो? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E2, और इस E1 और E2 का क्या कर देते हैं? वेक्टर एडिशन कर देते। ऐसे ही करते थे ना। दो चार्जेस है Q1 Q2, इन दोनों चार्जेस की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। क्या करोगे? पहले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरे की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और दोनों को वेक्टर ऐड कर दो। तो भाई दोनों का वेक्टर एडिशन कर दिया, EP वेक्टर बन जाएगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। लो भाई ये हो गया वेक्टर एडिशन। मतलब ये बात तो क्लियर है कि भैया वेक्टर है तो वेक्टर एडिशन होगा। अच्छा अब फिर से अपनी पिक्चर पे आ जाते हैं वापस। क्या बोला यहां पे कि भाई एक इलेक्ट्रिक फील्ड था, उसके अंदर चार्ज लाके रख दिया। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हाल होगा? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलाके में, इसके नियर बाई एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? देखो डिपेंड करता है चार्ज कैसा है। इफ इट इज अ पॉजिटिव चार्ज, क्या लिखेंगे? इफ इट इज पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट करेगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट करेगा, है ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलती है।
है ना। अगर ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट करेगा मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी है और एक इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई डैश, ये भी ऐड हो जाएगा साथ में, तो यहां पे ऐसी पिक्चर बन जाएगी। फिर अगर ये पॉजिटिव है तो सपोर्ट करेगा। अच्छा माइनस वाला है, तो माइनस वाला होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड को खा जाता, पता है ना। पॉजिटिव चार्ज से फील्ड निकलता है बाहर, नेगेटिव चार्ज पे चला जाता है। पॉजिटिव चार्ज फील्ड लाइन निकालता है, नेगेटिव चार्ज फील्ड लाइन खा जाता है। तो अगर ये चार्ज नेगेटिव हुआ, अगर ये चार्ज नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, ये जो फील्ड आ रही थी इसको खा जाएगा, मतलब फील्ड की वैल्यू को कम कर देगा। अच्छा ऐसे भी समझ नहीं आता है तो ऐसे समझो, इसके ऊपर जो चार्ज फोर्स लगेगा, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, क्यू ई वाला। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन कर सकते हो? अरे यार एक बात बताओ, ये चीजें पढ़ी होगी, देखो अलग अलग तरीके से समझ सकते हो। पहली बात तो ये समझ जाओ कि भाई पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड लाइन निकालेगा बाहर, निकालेगा तो भैया ऐड ऑन हो सकता है, तो भाई चांसेस है कि अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो फील्ड लाइन बढ़ जाएगी। नेगेटिव चार्ज है, फील्ड लाइन खा जाता है, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलता है नेगेटिव चार्ज क्या करता है, उसको खा जाता है। तो भाई अगर ये नेगेटिव हुआ तो इसको खा जाएगा, मतलब फील्ड को कम कर देगा, है ना। तो लिख देता हूं इफ इट इज नेगेटिव, है ना। अगर ये नेगेटिव हुआ तो इस केस में क्या हो जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज हुआ तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा, वो कम कर देगा। अब देखो भाई ऐसे समझ नहीं आता है तो एक और तरीका समझा देता हूं। एक और तरीका ये कहता है कि हमें पता है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स कितना लगता है, किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगता है Q इंटू ई वाला। किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर जब आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो फोर्स लगता है Q इंटू ई। क्या फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है? ऑफ कोर्स यस, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है, बिल्कुल हाँ भाई। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखी जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा जाएगा फोर्स वेक्टर अपॉन Q वेक्टर, है ना। Q चार्ज स्केलर क्वांटिटी है तो फोर्स वेक्टर अपॉन Q आ गया। अच्छा अब देखो, अब वो वाली पिक्चर आ गई जैसे मैंने यहां पे लिखा था ना, यहां पे जो लिखी ये बात यहां से तुम्हें क्लियर हो जाएगी। इफ इट इज अ पॉजिटिव चार्ज, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो कैसे लिखेंगे इसको, सपोज करो ये प्रोटॉन है। प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो मान लो ये प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन होगा तो कैसे लिखाएंगे, F वेक्टर अपॉन प्लस का E। अगर ये प्रोटॉन होता तो क्या लिखते हैं, F वेक्टर अपॉन प्लस का E। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आया, पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आया, पॉजिटिव, ऐड हो गया जाके। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आया, पॉजिटिव, ऐड हो गया। मान लो ये इलेक्ट्रॉन होता, फिर अगर ये इलेक्ट्रॉन होता तो इसके लिए फोर्स कैसे लिखते हैं, इसके लिए फोर्स लिखते हैं F इज इक्वल्स टू E वेक्टर, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखते हैं इसके लिए, F वेक्टर अपॉन माइनस का E। तुम समझदार हो, देख सकते हो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है, तो भाई माइनस कर दिया वहां पे। दोनों तरीके हैं, तुम कुछ भी समझ लो। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालता है बाहर, सपोर्ट कर रहा है। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खा जाता है, भाई कम कर रहे इलेक्ट्रिक फील्ड को हो, है ना। या तो ऐसे समझ लो या फिर ऐसे समझो कि भाई किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो फोर्स लगता है Q इंटू ई वाला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फोर्स अपॉन Q। अगर पॉजिटिव चार्ज है यानी कि प्रोटॉन मान लीजिए, प्रोटॉन मान लो, पॉजिटिव चार्ज है यानी कि प्रोटॉन, तो प्लस का E चार्ज होता है उसका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बन गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ऐड हो गए। और अगर ये इलेक्ट्रॉन होता, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव, तो उस केस में माइनस हो गया। अब ये डिपेंड करता है चार्ज पे, ठीक है। ऐसा नहीं भाई आंख बंद करके बोल दोगे कि भाई ये आंसर सी है, नहीं। देखो पहले चार्ज कौन सा है। अगर ये पॉजिटिव है तो वो इंक्रीज हो सकता है, हो सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूं 100% होगा। तो भाई 100% इंक्रीज होगा, 100% डिक्रीज होगा, ऐसा हम नहीं कह सकते। इसलिए हम बोलते हैं या तो भाई वो डिक्रीज हो सकता है या फिर वो इंक्रीज हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज हुआ तो इंक्रीज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हुआ तो डिक्रीज हो सकता है। होगा नहीं, 100% वाली पिक्चर नहीं है, ठीक है। हाँ तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो ध्यान रखना, 100% वाली चीजें बहुत कम चलती है फिजिक्स में, ओके। फिजिक्स में जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना वो कंडीशन पे बेस्ड है।
तो थोड़ी बातें ध्यान रखो कि ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ 100% होगा ही होगा, अलग कंडीशंस के हिसाब से होती है सारी बातें। ओके, तो इस कंडीशन के हिसाब से ये रहेगा सी और डी ऑप्शन सही होंगे हमारे, ठीक है। सो मे इंक्रीज इफ द चार्ज इज पॉजिटिव एंड मे डिक्रीज इफ द चार्ज इज नेगेटिव। ऊपर वाले क्यों नहीं टिक किए? क्योंकि हमें नहीं पता था ना चार्ज कौन सा है, हमें नहीं पता था। अब यहां पे भी तो भैया ऐसा हो सकता है ना, हम तो सेम डायरेक्शन में ले रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पीछे भी तो जा रही होगी। अरे किसी भी पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड जाती है, मतलब वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। तो मैंने तो एक पर्टिकुलर केस लिया आगे का, हो सकता है पीछे भी जा रही हो सकता है कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे रिवर्स में जा रही है, तो वो तो कैंसल आउट कर देगी, है ना। तो चीजों को क्लियर रखो। तो यहां पे एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखो, मैं मे इंक्रीज और मे डिक्रीज इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि अभी भी हम 100% श्योर नहीं है। चार्ज पॉइंट चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड निकलती है चारों डायरेक्शंस में। उन चारों डायरेक्शन में हो सकता है सामने की तरफ ज्यादा फील्ड लाइंस निकल रही हो, पीछे जो फील्ड लाइंस निकल रही है उनको वो रिपेल कर देगा आगे की तरफ, तो हो सकता है फील्ड लाइंस आगे जा रही हो। ऐसा होता है ना भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है ई डैश, ये इधर से ऑलरेडी फील्ड आ रहा था, इसको रिपेल कर देगा, है ना। पढ़ा होगा ना ऐसी वाली पिक्चर तो। अरे ये चीज पढ़ी है ना तुम लोगों ने कि दो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, एक मिनट को, ये तो पढ़ा ही होगा कि दो पॉजिटिव चार्ज है, अगर इनको मैंने पास पास रखा है तो इनकी फील्ड लाइन कैसी बनती है, अगर इनको पास पास रखा है तो इनकी फील्ड लाइन ऐसे चली जाती है, रिपेल कर देती है एक दूसरे को, है ना। तो क्या पता वहां पे भी ऐसा कुछ हो जाए, क्या पता यहां पे भी ऐसा हो जाए, फील्ड लाइन रिपेल हो जाए, सामने की तरफ आ जाए। सो अभी कुछ कह नहीं सकते, 100% एश्योर्ड नहीं है, बस हाँ इतना पता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इंक्रीज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज होगा तो डिक्रीज हो सकता है। दो तरीके से मैंने इसके केसेस को डिफाइन किया है। समझ आया ना तुम लोगों को? पक्का ना? सच बोल रहे हो? चलें आगे। ओके, से आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। अब आ जाओ अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। सभी बच्चे खुद से ट्राई करेंगे, इंपॉर्टेंट है बहुत। So the question number 3 says the electric field and the electric potential at a point R, E and V respectively. इनमें से आपको बताना है कौन से ऑप्शन सही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट R, E एंड V रेस्पेक्टिवली, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन कर दिए गए हैं। तो इनमें से बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, इनमें से बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। चलो भाई ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो फटाफट से। हो गया? चलिए, हाँ तो क्या बोला भाई, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लेते हैं, वहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच के रिलेशंस को बताना है। पहला रिलेशन देखो क्या बोलता है, अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल को भी 0 होना चाहिए। मस्ट का मतलब क्या है? मस्ट का मतलब है जरूरी है कि वो 0 हो। सच में ऐसा जरूरी है? सोचो जरा। मैं केस लेता हूं, ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है, इस स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर एक पॉइंट P ले लिया। इस पॉइंट P की बात करें तो क्या कोई मुझे बता सकता है इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 होगा या नहीं, पोटेंशियल जो है वो 0 होगा कि नहीं? क्या है ये? कंडक्टर है। क्या ये? कंडक्टर है। कंडक्टर की टेंडेंसी क्या होती है कि जो चार्ज होता है वो सारा का सारा सरफेस पे आता है ना। कहां जाता है सारा का चार्ज? सरफेस पे आ जाता है। अब भाई सारा चार्ज सरफेस पे आ चुका है तो अंदर क्या बचा? कुछ नहीं, खाली है। अंदर सब कुछ खाली है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। अंदर सब कुछ खाली है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है 0, तो क्या पोटेंशियल भी 0 होगा? पहला ऑप्शन यही कहता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल को भी 0 होना चाहिए। क्या यहां पे बोल दूं मैं कि पोटेंशियल 0 है? बोल सकते हैं ऐसी बातें? सोचो जरा, सोचो जरा, क्या ऐसी बातें बोल सकता हूं? एक कंडक्टर है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो क्या पोटेंशियल भी 0 होगा? गलत बात है अगर तुमने ऐसा लिखा तो। यह लिखना पोटेंशियल 0 नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कंडक्टर के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो सरफेस पे जो पोटेंशियल है उसी के बराबर होता है। कंडक्टर के अंदर जो पोटेंशियल होता है, जो पोटेंशियल सरफेस पे है उसी के बराबर होता है। तो यहां पे V नॉट इक्वल्स टू 0। समझ गए? एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E था,
पोटेंशियल V था, तो एक पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो उसी पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होना चाहिए, ऐसी बातें बोलता था ये। हमने गलत साबित कर दिया इसको। ये क्या बोल रहा था, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल को जीरो होना चाहिए। हमने बोला भैया ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया है, पोटेंशियल नॉन जीरो है, मतलब इसकी बात गलत है, ये इनकरेक्ट ऑप्शन है, ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। हमें करेक्ट ऑप्शन पता करने यहां पे, ठीक है भाई। अच्छा एक और चीज देखो, डी ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन देखो, इफ V नॉट इक्वल टू जीरो तो E कैन नॉट बी जीरो। बोला अगर V जीरो नहीं होगा, अगर V जीरो नहीं होगा तो E भी जीरो नहीं होगा। क्या बोला, अगर V नॉट इक्वल टू जीरो तो E भी जीरो नहीं होगा, ऐसी बातें बोलता है ये। सही बात बोल रहा है क्या? अभी हमने इसको गलत साबित किया है। फोर्थ ऑप्शन क्या बोला था, अगर पोटेंशियल जीरो नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो नहीं होगा। यार ये क्या बात बोल रही है, अभी तो हमने गलत साबित कर दिया इसको। देखो भाई, पोटेंशियल यहां पे अंदर क्या था, नॉन जीरो था, पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो गया। और ये क्या बोल रहा है, जहां पे पोटेंशियल नॉन जीरो होता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉन जीरो होगा। सही बात है क्या ये? बोलो भाई, सही बात है क्या ये? गलत है ना? तो भाई ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। क्लियर है? ए ऑप्शन और डी ऑप्शन मैंने दोनों गलत साबित कर दिए। डी ऑप्शन में क्या बोल रहा था, अगर पोटेंशियल नॉन जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी नॉन जीरो होना चाहिए। हमने अभी बोला पोटेंशियल जीरो है, नॉन जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो डी ऑप्शन गलत हो गया। अच्छा जी, अब रही बात बी की, चलो बी को चेक करते, बी को चेक करते है ना। अब बी को चेक करो फटाफट से। क्या बोला, अगर पोटेंशियल जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी जीरो होना चाहिए। मस्ट का मतलब क्या है, 100% होना चाहिए, कंपलसरी है ये। अच्छा कंपलसरी है, चलो देख करते हैं। एक सिनेरियो कंसीडर करते हैं यहां पे हम लोग, और इस सिनेरियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक चार्ज यहां पे रखा मैंने Q1, एक चार्ज मैंने यहां पे रखा Q2, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन मान लीजिए D है। ठीक है, सेंटर पे एक पॉइंट P ले लेता हूं मैं, सेंटर पे एक पॉइंट P ले लेता हूं मैं, और एक काम करता हूं, एक को रख देता हूं पॉजिटिव चार्ज, एक को बोल देता हूं नेगेटिव चार्ज। सेम मैग्नीट्यूड के भी ले लो, चलो भाई सेम मैग्नीट्यूड के भी ले लो। अभी देखना पिक्चर इतनी इजी हो जाएगी ना, मजा आ जाएगा। ये प्लस का Q चार्ज, ये माइनस का Q चार्ज, ये पॉइंट P है। चलो बताओ मुझे, क्या पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा या नहीं होगा? पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा या नहीं होगा? और पॉइंट P पे पोटेंशियल जीरो होगा या नहीं होगा? बोलो भाई, सोचो सोचो, जल्दी से सोचो। P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हाल होगा? देखो मैंने पहले भी बताया था, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो क्या करते हो, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हो। तो सबसे पहले तो रखो एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो भाई ये रख दिया मैंने यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, प्लस का Q नॉट, प्लस का Q नॉट इज द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब यार पॉजिटिव वाला इसको दूर भगाएगा, नेगेटिव वाला इसको पास बुलाएगा। अब दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इसको चार्ज नंबर 1 बोल दो, इसको चार्ज नंबर 2 बोल दो। इस चार्ज नंबर 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इधर बन रहा है, चार्ज नंबर 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इधर बन रहा है। क्या कोई मुझे बता सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा या नहीं? सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐड हो जाएंगे यहां पे। E at point P comes out B, E1 plus E2। क्या अगर दो क्वांटिटीज को ऐड करते हो, दो पॉजिटिव क्वांटिटीज को ऐड करते हो, तो बताओ क्या यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की संभावना है? नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो ही नहीं सकता यहां पे कभी भी। पर रही बात पोटेंशियल की, तो ये पॉइंट अगर मैंने बीच में लिया है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस d/2 हो जाए और उधर वाला डिस्टेंस भी d/2 हो जाए, फिर बीच में मैंने पॉइंट लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करी, नॉन जीरो आया, लेकिन पोटेंशियल की बात करें तो ये आ जाता है जीरो। कैसे भाई? तो देखो रफ पन्ने पे समझाते तुम लोगों को, कैसे बोला मैंने, ध्यान से देखना जिसको समझ नहीं आया। ये एक पॉजिटिव चार्ज प्लस का Q, और इससे कुछ डिस्टेंस पे ये मैंने ले लिया एक नेगेटिव चार्ज माइनस का Q। ठीक है, एक पॉजिटिव Q, एक माइनस का Q। सेंटर में एक पॉइंट P ले लिया मैंने, और मैंने कहा इस पॉइंट P पे जरा बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा या नहीं, और पोटेंशियल भी बताओ इसी पॉइंट पे क्या वो जीरो होगा या नहीं। तो हमने क्या बोला कि भाई सबसे पहले तो
एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दो यहां पे लाके, इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे प्लस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा इस तरफ E1, माइनस वाला इसको अपने पास बुलाएगा इधर की तरफ E2। तो एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, माइनस हो सकती है कभी, एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, माइनस हो सकती है, नहीं हो सकती। तो क्या कभी ये जीरो हो पाएगा? सोच के देखो, क्या ये कभी जीरो हो पाएगा? कभी नहीं, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि एक तरफ देखो जीरो कब होता? जब E1 इधर होता या उधर होता। E1 और E2 अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते तो चांसेस थे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता, बट E1 और E2 तो सेम डायरेक्शन में आ गए, और जब दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए ना, फिर तो कुछ नहीं कर सकते, फिर तो नॉन जीरो है। अच्छा, पोटेंशियल की बात करते हैं। मान लीजिए इनके बीच का सेपरेशन था D, और यहां से लेके यहां का सेपरेशन है D/2, ये वाला है D/2। सो ये D/2, ये D/2। जरा पोटेंशियल की बात करें तो एट पॉइंट P पहले वाली की वजह से पोटेंशियल KQ/D/2, यहां पे देखो माइनस चार्ज की वजह से पोटेंशियल प्लस का K इंटू माइनस Q अपॉन D/2, क्या बनता है ये? जीरो। मतलब जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो था वहां पे पोटेंशियल जीरो हो सकता है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो था वहां पे पोटेंशियल जीरो हो सकता है। क्या यही बात बोल रहे हैं? जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है वहां पे पोटेंशियल जीरो हो सकता है। ये क्या बोल रहा है? कैन नॉट बी जीरो। इसने क्या बोला? कैन नॉट बी जीरो, मतलब जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है वहां पे पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। गलत बात है ये। वो क्या बोल रहा है? जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होता है वहां पे पोटेंशियल को जीरो होना चाहिए। गलत बात है, ये स्टेटमेंट भी गलत है हमारा। ऊपर वाला ऑप्शन देखो, बोलता है अगर पोटेंशियल जीरो हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी जीरो होना चाहिए। अगर पोटेंशियल जीरो हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी जीरो होना चाहिए। देखो भाई, अगर पोटेंशियल जीरो हुआ तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, ऐसा कोई नेसेसरी है क्या? नहीं है ना। जब पोटेंशियल जीरो हो जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, ऐसा कोई नेसेसरी है क्या? नहीं है ना। तो क्या मैं ऐसा बोलूं ये ऑप्शन भी गलत है? अरे यार क्या बात है, समझ आ रही है ना पिक्चर? पहले और आखिरी, फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन के लिए मैंने तुम्हें एक पॉइंट कंसीडर करा, उसमें समझाया। सेकंड और थर्ड ऑप्शन के लिए मैंने ये वाला पॉइंट कंसीडर किया और तुम्हें समझाया। तो ये सारी चीजें अगर तुम्हें क्लियर हुई है तो फटाफट से बोलो यस, और भाई नोट कर लो, जल्दी से इसको नोट कर लो। ओके, फटाफट से, क्योंकि ये वाला पार्ट हट जाएगा अभी। फटाफट से नोट करो। कर लिया नोट? चलो, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। और जैसा कि मैंने कहा, क्या करना है तुम लोगों को? खुद से सॉल्व करना। तो वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, फिर चेक करो क्या तुम्हारा ऑप्शन सही है कि नहीं है। Question says the electric potential decreases uniformly from 120 volt to 80 volt as one moves from on the x-axis from x equals to -1. x equals to -1 से x equals to +1 तक हम मूव कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हाल होने वाला है, ओरिजिन पे बताना है आपको। ठीक है, ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हाल होगा? क्या वो इक्वल होगी 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर के? मस्ट बी। देखो अब फिर से वही इंग्लिश की वहां पे हेर फेर कर दी। मस्ट बी मतलब होना चाहिए, मे बी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मे बी ग्रेटर देन 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर, क्या पता 20 वोल्ट से ज्यादा भी हो जाए। मे बी लेस देन 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर, या फिर हो सकता है 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर से कम भी हो। तो भाई सोचो जल्दी से क्या आंसर होगा। फटाफट से वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो। हो गया? चलिए, सो यहां पे भाई बोला गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। तो सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। क्या होता है भाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट? अरे वो बनाते थे ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, बनाओ तो सही। क्या बोलेंगे? ये हमारा वाई एक्सिस था, ये हमारा एक्स एक्सिस था। बढ़िया लग रहा है यार, ये एक्स एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस। अब x इक्वल्स टू -1 यहां पे ले लो, और x इक्वल्स टू +1 मैं यहां पे ले लेता हूं। ठीक है भाई, x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू +1। अब 120 वोल्ट से 80 वोल्ट डिक्रीज हुआ, मतलब ये 120 वोल्ट है, ये 80 वोल्ट है। बीच में हमारा x इक्वल्स टू 0 ओरिजिन वाली पिक्चर है। ये 120 वोल्ट, वो 80 वोल्ट, और बीच में ओरिजिन है। मुझे बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिन पे कैसा हो सकता है? यार इसके लिए ना इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन पता होगा तो मजा आ जाएगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन बताओ भाई क्या होता है। क्या रिलेशन याद है? नहीं है याद? मैं याद कराता हूं। देखो डेल्टा वी इक्वल्स टू माइनस का ई वेक्टर डॉट डेल आर वेक्टर, वेयर आर इज द, वो जो डिस्टेंस होता था ना, अरे ग्रेडियंट लेते थे, याद करो। हाँ, पोजीशन का जो डिफरेंस था वो है ये। यहां पे x की पिक्चर चल रही है, यहां पे पिक्चर कहां चल रही है? x एक्सिस पे, तो r की जगह क्या आ जाएगा? x आ जाएगा यार। अगर पिक्चर y एक्सिस पे चलती तो r की जगह पे क्या आता? y आ जाता। पिक्चर अगर z एक्सिस पे चलती तो r की जगह कौन आता? z आ जाता। याद है ना, रिवीजन कराया था। ठीक है, अच्छा यहां से अगर देखा जाए तो डॉट प्रोडक्ट है। अभी यार दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करना आता है ना? आता है ना? क्या बोलते थे? दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। थीटा क्या होता था? एंगल बिटवीन ए और बी। सिमिलरली वहां पे अगर मैं लिखूंगा सो डेल्टा वी कम्स आउट बी माइनस का ई डॉट डेल्टा आर कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोजिशन। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोजिशन के बीच में यहां पे एंगल होता है थीटा। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिखोगे? E कैन बी रिटन एज माइनस डेल्टा V बाय डेल्टा R कॉस थीटा। सहमत हो इस बात से? मैंने क्या किया, ये रिलेशन हमें पता था डेल्टा V इक्वल्स टू माइनस का E वेक्टर डॉट डेल्टा R वेक्टर, इस रिलेशन का यूज करके मैं यहां तक आ चुका हूं। अब देखो यार कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, चलो भाई जल्दी से देखो, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या वो प्लस का 1 है? बिल्कुल हाँ। पुट कर दो यहां पे कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू का पुट करो। देखो डेल्टा वी पोटेंशियल का डिफरेंस 120 वोल्ट 80 वोल्ट फिक्स्ड है, फिक्स्ड है। डेल्टा आर पोजीशन का डिफरेंस -1 से लेके +1 तक फिक्स्ड है, फिक्स्ड है। चेंज किसको कर सकते हो? सिर्फ थीटा को चेंज कर सकते हो। ठीक है, डेल्टा वी फिक्स्ड है, डेल्टा आर फिक्स्ड है, चेंज किसको कर सकते हैं? थीटा को। तो भाई एक बार मैक्सिमम कंडीशन लेके देखो, कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू +1 उठा के रख दी यहां पे। अगर कॉस मैक्सिमम होगा तो क्या उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम हो जाएगा, और ई मिनिमम कम्स आउट बी हाउ मच? माइनस का डेल्टा वी बाय डेल्टा आर। देख लो कॉस थीटा मैक्सिमम अगर यहां पे पुट कर दिया ले जाके, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम होगा, वो मिनिमम मैंने यहां पे पुट कर दिया। अब नाउ दिस इज द मिनिमम वैल्यू फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा एक्सेस को छोटा कर देता हूं सो दैट हमारे लिए ईज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यार ये मिनिमम वैल्यू आ रही है, डेल्टा वी कितना हो जाएगा? चलो देखो चेक करो फटाफट से डेल्टा वी। तो यहां पे मैं फाइंड करता हूं ई मिनिमम इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। कहां से जा रहे हो? -1 से +1 तक जा रहे हैं। ये फाइनल पोटेंशियल, ये इनिशियल पोटेंशियल। पुट करो भाई, V फाइनल माइनस V इनिशियल 80 माइनस 120 अपॉन फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पोजीशन +1 इनिशियल पोजीशन -1, तो 1 माइनस माइनस का 1। अच्छा इसको सिंप्लीफाई करते हैं और इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हम लोगों को? इट कम्स आउट बी माइनस, बाहर है अंदर बनेगा माइनस का 40 डिवाइडेड बाय, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 1 + 1 2 होता है। सही बात है, सॉल्व करो इसको तो ई मिनिमम कितना आता है? इट कम्स आउट बी माइनस माइनस प्लस 40 अपॉन 2, इट कम्स आउट बी 20। अच्छा यूनिट क्या लगाएंगे? V वोल्ट अपॉन सेंटीमीटर, वोल्ट अपॉन सेंटीमीटर। ठीक है, पोटेंशियल को वोल्ट में मेजर करते हैं, और यहां पे देखो ये माइनस का 1 सेंटीमीटर प्लस का 1 सेंटीमीटर, मतलब इनकी पिक्चर चल रही थी सेंटीमीटर्स में, तो ये यूनिट होगी वोल्ट पर सेंटीमीटर। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हमारे पास में? नहीं, ये मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आया हमारे पास में। और ये मिनिमम कब आया? जब कॉस थीटा मैक्सिमम पुट करा था हम लोगों ने। ये क्या आया? मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। कब मिलता है ये? जब कॉस थीटा मैक्सिमम पुट करते हो। कॉस थीटा की कोई और वैल्यू पुट करोगे फिर? अच्छा यार कॉस थीटा की वैल्यू सिर्फ +1 नहीं होती ना, 1/2 होती है, √3/2 होती है, 1/√2 भी होती है। कॉस थीटा की अलग अलग वैल्यूज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग आएगी। और ये तो मैंने कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पुट की है, बाकी की वैल्यूज 1 से तो कम ही होती है। कॉस थीटा की रिमेनिंग वैल्यूज कितनी होती है? 0 1 से कम होता है। फिर उसके बाद में
√3/2 1 से कम है, 1/√2 1 से कम है, 1/2 1 से कम है, तो बाकी कॉस की जो भी वैल्यूज रखोगे वो सारी 1 से तो कम होगी। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिलेगा वो 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर से ज्यादा मिलेगा। तो मैं ऐसे लिखूं क्या, जो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिलेगा वो 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर से ज्यादा होगा या फिर बराबर होगा। ऐसी बातें लिख सकता हूं क्या मैं, क्योंकि कॉस थीटा हमने मैक्सिमम पुट किया है, मैक्सिमम +1 है, बाकी जितनी भी वैल्यूज है कॉस की वो इससे कम होती है। और कॉस की वैल्यू कम करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, कॉस की वैल्यू कम करते जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा। ये मैंने मिनिमम वैल्यू फाइंड करी है, कॉस की कुछ और वैल्यू पुट करोगे तो 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर से ज्यादा आंसर मिलेगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास में है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर। यानी कि हो सकता है वो 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर भी हो सकता है वो 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर से बड़ा भी ठीक है, हो सकता है 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर हो सकता है 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर से बड़ा भी हो। तो वो डिपेंड करता है कॉस थीटा वाली पिक्चर पे, वो डिपेंड करेगा कॉस थीटा वाली पिक्चर पे कि कॉस थीटा कितना ज्यादा है कितना कम है। एक्चुअली यहां पे हमें डायरेक्शंस के बारे में नहीं पता, इसलिए हम एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पा रहे। ठीक है, हमें नहीं पता ना कि भाई जो चेंज हो रहा है वो एक अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस स्ट्रेट लाइन में हो रहा है या कैसे हो रहा है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का आइडिया नहीं है, अभी हमें डायरेक्शंस का आइडिया नहीं है यहां पे, इसलिए हम कॉस थीटा को वेरी कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा सपोज करो मुझे पता होता कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी 30 डिग्री पे, तो मेरे लिए कितना आसान था डायरेक्शन बताना, तो फिर तो आराम से कॉस थीटा वैल्यू पुट कर देता, वहां पे सॉल्व करता। लेकिन मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं पता है और इसी वजह से मैं कॉस के अलग अलग वैल्यूज के हिसाब से आंसर निकाल रहा हूं। तो मैंने एक जनरल आंसर दे दिया, बोला भाई मिनिमम वैल्यू उसकी 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर होगी, बाकी कॉस की वैल्यू को कुछ और पुट करोगे तो उससे ज्यादा ही आंसर मिलेगा आपको। सो इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर। बी और सी यहां पे सही आंसर्स होंगे, समझते हो? पक्का ना? बढ़ सकते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। चलिए भाई, सो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। चलिए भाई, question number 5 says which of the following quantities do not depend on the choice of zero potential और zero potential energy। इनमें से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है या सॉरी क्वांटिटीज है जो कि जीरो पोटेंशियल की चॉइस पे डिपेंड नहीं करती है। ये जीरो पोटेंशियल और जीरो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? देखो भाई, अगर कोई तुमसे बोले जीरो पोटेंशियल ना, उससे एक ही चीज बोलना, जीरो पोटेंशियल का मतलब रेफरेंस पॉइंट। जीरो पोटेंशियल क्या होता था? रेफरेंस पॉइंट। याद करो जब मैं रिवीजन कराया था तो बोला था इनफाइनाइट पे जाके, दूर कहीं जाके एक रेफरेंस पॉइंट लेते थे और उस रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होती थी? जीरो होती थी। तो अगर कोई तुमसे बोले भाई जीरो पोटेंशियल, तो उसको बोलना जीरो पोटेंशियल का मतलब क्या है? रेफरेंस पॉइंट। जीरो पॉइंट पोटेंशियल का मतलब क्या है? रेफरेंस पॉइंट। किसकी बातें कर रहे हैं वो? रेफरेंस पॉइंट की बातें कर रहे हैं। चलो भाई बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्ज सिस्टम और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्ज सिस्टम, इनमें से कौन कौन सी क्वांटिटीज है जो कि रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करती है, जिनके लिए रेफरेंस पॉइंट सेट करना जरूरी है हमारे लिए? चलो बताओ इनमें से कौन कौन सी चीजें होंगी जिनके लिए हमें रेफरेंस पॉइंट को सेट करना पड़ता है। पहली चीज, जब भी पोटेंशियल फाइंड करते थे, याद करो मैंने बोला था पोटेंशियल फाइंड करना है किसी पॉइंट पी पे, तो इनफाइनाइट से एक चार्ज को लेके आते थे यहां तक, मतलब रेफरेंस की जरूरत पड़ी ना इसमें भी। पोटेंशियल फाइंड करने के लिए क्या तुम्हें रेफरेंस की जरूरत पड़ी? ऑफ कोर्स पड़ी। तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट वो क्वांटिटी है जो रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है। वो पूछ रहे कौन सा नहीं करता है, तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये तो डिपेंड करता है। अच्छा, पोटेंशियल डिपेंड करता है, ठीक है भाई। अब जब पोटेंशियल डिपेंड करेगा तो क्या पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड नहीं करेगा क्या? U इक्वल्स टू Q इंटू V। अगर पोटेंशियल ही डिपेंड कर रहा है रेफरेंस पॉइंट पे, तो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड नहीं करेगा क्या? तो आई थिंक सो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी भी डिपेंड करता है रेफरेंस पॉइंट पे। तो कौन डिपेंड नहीं करता है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। पॉइंट पी पे आपने पोटेंशियल निकाल लिया Vp, पॉइंट पी पे आपने पोटेंशियल निकाल लिया पूरा सॉल्व करके, और पोटेंशियल आपको मिला लेट्स से Vp।
आगे एक और पॉइंट Q है, यहां पे भी आपने वही प्रोसेस किया, रेफरेंस से कोई पॉइंट लेके चार्ज पार्टिकल को लेके आए, कैसे यही करते ना पोटेंशियल फाइंड करने के लिए, रेफरेंस पॉइंट से यानी इनफाइनाइट से किसी चार्ज पार्टिकल को लेके आते हो, उस जगह पे कुछ वर्क करते हो, फिर Q इंटू W वाला जो पिक्चर होता था, याद करो वो सारी बातें जो तुम्हें पढ़ाई गई थी, फिर फॉर्मूला होता था W बाई Q, जो वर्क हमने किया पर यूनिट चार्ज वो पोटेंशियल होता था, यहां पे भी जो वर्क हमने किया पर यूनिट चार्ज वो यहां का पोटेंशियल VQ हो जाएगा। ये तो इन पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल डिफाइन किया है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई P और Q का पोटेंशियल डिफरेंस, अगर मैं तुमसे पूछूं P और Q का पोटेंशियल डिफरेंस, क्या ये रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करते हैं क्या इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए तुम्हें रेफरेंस की जरूरत है क्या? नहीं। अरे भैया सीधा सा है, VQ माइनस VP, मतलब ये इनका पोटेंशियल डिफरेंस है। किन चीजों पे डिपेंड करता है? इनके पर्टिकुलर पोटेंशियल्स पे। किस पे डिपेंड करता है इनका पोटेंशियल डिफरेंस? इनके पर्टिकुलर पोटेंशियल पे। तो पोटेंशियल डिफरेंस को कोई रेफरेंस की जरूरत नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस को तो सिर्फ दो पॉइंट के पोटेंशियल से मतलब है। तो ये वो क्वांटिटी है जो कि रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती है। सिमिलरली अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, तो भाई पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस भी तो ऐसे ही होगा, Q इंटू डेल्टा वी। क्या पोटेंशियल डिफरेंस रेफरेंस पे डिपेंड करता था? नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करता है दो पॉइंट्स के पोटेंशियल के ऊपर। किस पे डिपेंड करेगा वो? दो पॉइंट के पोटेंशियल के ऊपर। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ टू चार्ज सिस्टम भी किस पे डिपेंड करेगा? दो पॉइंट के पोटेंशियल के ऊपर। तो यहां पे जो डिफरेंस है सिर्फ वही रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करते हैं। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, किसी टू पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो डेफिनेटली वो रेफरेंस पे डिपेंड करते हैं। जीरो पोटेंशियल का मतलब रेफरेंस कम होता है। जीरो पोटेंशियल का मतलब क्या है? रेफरेंस पॉइंट से है। तो सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस और चेंज इन, क्योंकि देखो चेंज बोलते ही डिफरेंस आ जाता है फिर से, जैसे उसने बोला चेंज मतलब डिफरेंस, ठीक है। तो एक तो पोटेंशियल डिफरेंस और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये दो ऐसी क्वांटिटीज है जो कि रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती है। समझे क्या बात को? पक्का ना? बढ़े आगे? पक्का? चलो भाई। सो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। और जैसा मैंने कहा वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, फिर चेक करो तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं है। हो गया? कर लिया सभी ने? चलो। सो द क्वेश्चन सेज एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को मैंने प्लेस किया है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय अ पॉइंट चार्ज। अब देखो यहां पे कंडीशन डिफाइन की है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है बाय अ पॉइंट चार्ज, हमेशा ध्यान रखना पॉइंट चार्ज की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। तो ये बना लेते पॉइंट चार्ज यहां पे, लेट्स से ये रहा मेरा कोई पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ठीक है। अब यार इसके चारों तरफ रेडियली आउटवर्ड है ना, इसके चारों तरफ रेडियली आउटवर्ड फील्ड लाइन निकलेगी। तो रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड का मतलब क्या है? अलोंग द रेडियस, ठीक है। रेडियली आउटवर्ड मतलब क्या है? रेडियस के अलोंग, और आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ, ठीक है भाई। तो चारों डायरेक्शन में निकलेगी। ये लो नीचे भी बना दिया, इधर भी हो गया, ये इधर भी बना दी, ये लो इधर भी हो गया, और ये इधर भी हो गया, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? एज यू कैन सी हियर, क्या ये पैरेलल है? नहीं। क्या ये इक्विडिस्टेंट है? नहीं। मैंने तुम्हें बताया था कि अगर हम पैरेलल और इक्विडिस्टेंट लाइंस को बनाते हैं, अगर हम पैरेलल और इक्विडिस्टेंट लाइन को बनाते हैं तो वो ही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। पैरेलल और इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट मतलब अगर ये डिस्टेंस d है तो ये भी d होना चाहिए, तो ही जाके ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। अगर ऐसा नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो क्या कहलाएगा? वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एज यू कैन सी हियर, यहां पे देखो, ना तो पैरेलल ना ही इक्विडिस्टेंट, ना तो पैरेलल है ना ही इक्विडिस्टेंट है, क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो भाई, तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात ध्यान रहेगी ना, तो पॉइंट चार्ज की वजह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनता है। क्या बनता है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो भाई, तो लिख लो नॉन यूनिफॉर्म
इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो अब देखो कुछ बच्चों का दिमाग चलने लग गया होगा ऐसी बातें सुन के, तो जिसका भी दिमाग चल रहा है फटाफट से सॉल्व करते जाओ जल्दी से और चेक करो फिर क्या तुम्हारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, एक डाइपोल रखना है इसमें। ठीक है, एक डाइपोल को रखते हो, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखेंगे। तो डाइपोल 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 कहां रखूं, यहां रख दूं मैं। चलो भाई, ये नेगेटिव और ये रहा पॉजिटिव, ये रख दिया मैंने डाइपोल। चलिए भाई साहब, अब डाइपोल को रख दिया। तो पहला ऑप्शन क्या बोलता है, द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल मस्ट बी जीरो। मस्ट का मतलब है 100% जीरो होना चाहिए। तो द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल मस्ट बी जीरो, जीरो होना चाहिए। चलो चेक करते हैं क्या वो जीरो होगा। रेडियली आउटवर्ड है ना, तो रेडियली आउटवर्ड ही बनाएंगे। ये देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है। तो मतलब डाइपोल का जो पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर फोर्स ऐसे लगेगा QE, डाइपोल का जो नेगेटिव चार्ज है उस पर फोर्स ऐसे लगेगा QE। अब एक बात देखो, क्या दोनों फोर्स का डायरेक्शन सेम है क्या दोनों फोर्स का डायरेक्शन सेम है क्या, नहीं, अपोजिट है। अच्छा एक और चीज, ये नेट फोर्स जीरो कहलाते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता। मैंने क्या बोला, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जैसे दूर जाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। कैसे पता चला, अरे फॉर्मूला है यार, E = KQ/R², याद है। जैसे जैसे दूर जाते जाओगे, जैसे जैसे R इंक्रीज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा। तो देखो, माइनस वाला चार्ज पास में था, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, प्लस वाला चार्ज दूर था, इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। तो लिख लेना यहां पे कि E2 जो है वो कम है भाई E1 से। तो क्या नेट फोर्स जीरो हुआ क्या इसके ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेम होते तो चांसेस थे जीरो होने के, सेम तो नहीं है। तो क्या बोले, गलत है ये ऑप्शन, काट दो इसको। द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल मस्ट बी जीरो, गलत बात है, नहीं हो सकते। नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल मे बी जीरो, हो ही नहीं सकता ना। अब इसने बोला हो सकता है जीरो हो जाए, अरे नहीं हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही अलग अलग है, कैसे होगा जीरो। तो ये भी गलत है। ठीक है, जीरो कब होता, जब सेम डायरेक्शन। देखो क्या बोलते हैं हम लोग, याद करो क्लास 11th में मैकेनिक्स जब हम पढ़ते थे तो क्या बोलते थे मैकेनिक्स में, कि कोई भी बॉक्स है हमारे पास में, इस बॉक्स के ऊपर हमने फोर्स लगाया, एक फोर्स यहां पे लगाया F और एक फोर्स यहां से लगाया F, तो ही जाके इसके ऊपर नेट फोर्स जो था वो जीरो होता था, है ना। सेम फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा तो ही जाके नेट फोर्स जीरो हुआ। अच्छा सपोज करो यहां पे मैं एक फोर्स लगा देता ऐसे वाला, सपोज करो मैंने एक फोर्स लगाया ऐसे वाला F वाला, और एक फोर्स मैंने लगा दिया ऐसे F, क्या अभी बोलोगे नेट फोर्स जीरो, क्या अभी बोलोगे कि नेट फोर्स जीरो, नहीं बोल सकते ना अभी, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, इनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो चुका है। नेट फोर्स जीरो होने के लिए क्या क्या कंडीशन है, सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज हो गई है, अभी नेट फोर्स जीरो होगा क्या, नहीं, अब नहीं हो सकता। पहले जीरो था लेकिन अभी जीरो नहीं होगा, है ना, समझते हो ना बात को। हाँ, तो यहां पे भी वही चीज है, यहां पे भी वही चीज है, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो गया, डायरेक्शन अलग अलग होगी, भाई कैसे होगा नेट फोर्स जीरो, कोई चांस ही नहीं है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन इसलिए गलत है, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स मे बी जीरो, नहीं, जीरो होगा ही नहीं, कभी भी जीरो नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी उसकी। ठीक है, थर्ड ऑप्शन बोलता है द टॉर्क ऑन द डाइपोल ड्यू टू द फील्ड मस्ट बी जीरो, टॉर्क जीरो होना चाहिए। वो क्या बोल रहा है, टॉर्क जीरो होना चाहिए, यार जरूरी है क्या, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है ना। और टॉर्क के लिए भाई क्या चाहिए, ये बोलता है मस्ट बी जीरो। टॉर्क जब भी लगता था, कब लगता है, जब उसके ऊपर एक कपल लगता है, यानी कि दो सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे थे, तो जाके टॉर्क होता था। अब जैसे यहां पे देखो, अपने इस वाले डाइपोल में देखें तो टॉर्क के चांसेस है कि नहीं, यहां पे सोचो, टॉर्क के चांसेस है कि नहीं है, यहां पे सोचो। सर यहां पे टॉर्क के चांसेस कैसे हो सकते हैं, ये QE1 आया, वो QE2 आया। टॉर्क तब लग सकता था अगर इसके ऊपर कोई फोर्स ऐसे लगता और इधर से ऐसे लगता। टॉर्क तब लग सकता था जब कोई फोर्स ऐसे लगता और एक फोर्स ऐसे लगता। यार इन QE2 और QE1 के कोई कंपोनेंट हो सकते हैं क्या, फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी है,
फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, कंपोनेंट हो सकते हैं। तो ये जो फोर्स यहां लगा, इसका कोई कंपोनेंट होगा जो इधर की तरफ होगा, इसका कोई कंपोनेंट है जो इधर की तरफ होगा, जो कि अल्टीमेटली क्या करेगा, टॉर्क प्रोवाइड कराएगा। किसकी वजह से आया टॉर्क? क्या मेन फोर्स की वजह से आया? नहीं, कंपोनेंट की वजह से आया टॉर्क। किसकी वजह से आया? QE2 का कंपोनेंट। QE1 नीचे की तरफ था, इधर की तरफ कंपोनेंट लिया, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। हाँ, अब टॉर्क आ सकता है। तो इसकी बातें गलत है ना? क्या बोले इसने? टॉर्क ऑन द डाइपोल मस्ट बी 0। गलत है। जरूरी है कि 0 हो? नहीं, लग रहा है ना टॉर्क, लगाया है ना हमने, देखो कंपोनेंट से लगा दिया। टॉर्क ऑन द डाइपोल मे बी 0। हाँ, ये बात सही हो सकती है, मे बी 0 सही हो सकता है। क्यों भाई? अब मे बी 0 में ऐसा क्या है? ये तो मैंने कोई ओरिएंटेशन लिया है तुम्हारे लिए। सपोज करो एक ओरिएंटेशन कुछ इस टाइप का होता, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब बोलो, सपोज करो ओरिएंटेशन में ऐसे लेता। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? रेडियली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये देखो रेडियली। पॉजिटिव पे इधर लगेगा, नेगेटिव पे इधर लगेगा। अब सेम लाइन ऑफ एक्शन है दोनों फोर्सेस के लिए, सेम लाइन ऑफ एक्शन है दोनों फोर्सेस के लिए। तो क्या कहते हो तुम लोग? अब सेम लाइन ऑफ एक्शन है दोनों के लिए, तो क्या कहोगे? चलो सपोज ये करेंगे पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड करती है। इस पे फोर्स लगा QE, और यहां पे 2 बोलूंगा, और इस पे फोर्स लगा QE1। बताओ भाई, ये तो मैंने कोई रैंडम पोजीशन लिया था ना, ये तो मैंने कोई रैंडम पोजीशन लिया था। अब इस रैंडम पोजीशन को कोई सा भी पोजीशन ले लो तुम, तो मैं कोई पर्टिकुलर केस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ कंडीशंस डिफाइन कर रहा हूं अलग अलग। मैंने सारी कंडीशन उसके हिसाब से डिफाइन करी, बट उसने लास्ट में बोला द टॉर्क ऑन द डाइपोल ड्यू टू द फील्ड मे बी 0। तो ये मे बी 0 कब हो सकता है वो बता रहा हूं तुम लोगों को। तो सपोज करो एक डाइपोल हमने रखा ऐसे। अब इस केस में क्या हो? QE2 बाहर आया, QE1 अंदर आया। भाई E1 बड़ा है E2 से, E1 बड़ा है E2 से, तो इसके ऊपर नेट फोर्स ऐसे आ जाएगा ना, इसके ऊपर नेट फोर्स ऐसे आ जाएगा ना? हाँ कि ना? आएगा ना? यार कोई कंडीशन है क्या, कोई चांस है कि इसके रोटेट होने के? एक इधर से फोर्स लग रहा है, एक इधर से फोर्स लग रहा है। अब ये इधर ज्यादा वाला फोर्स लग रहा है, इधर कम वाला फोर्स लग रहा है, तो अल्टीमेटली मैं इधर ही जाऊंगा ना। रोटेट होने के कोई चांसेस है? नहीं है। तो ये रोटेट हुआ क्या उस केस में? नहीं हुआ। अगर ये रोटेट नहीं हुआ तो क्या बोलूं? टॉर्क 0 हो सकता है इस केस में? ऑफ कोर्स हो सकता है। रोटेशन आएगा तो ही टॉर्क आएगा, अदरवाइज टॉर्क नहीं आता है। ठीक है, तो जब जब रोटेशन होगा तभी टॉर्क आएगा, अदरवाइज टॉर्क नहीं आता है। इस केस में कोई रोटेशन नहीं है, तो टॉर्क 0 हो सकता है क्या? हां, टॉर्क 0 हो सकता है। पर यहां पे क्या बोल रहा था? होना चाहिए। नीचे क्या बोल रहा है? हो सकता है। ऊपर क्या बोल रहा है? होना चाहिए। होना नहीं चाहिए। टॉर्क लगेगा, 0 हो सकता है। कोई केस बनेगा जिसमें टॉर्क 0 होगा, हमेशा नहीं होगा। क्लियर है ये क्वेश्चन सभी को? कौन सा ऑप्शन से? ये इसमें से डी ऑप्शन। तो हमारा डी इज द राइट आंसर। पक्का ना? सभी को क्लियर है? फटाफट से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। कर लिया नोट? चलिए भाई, तो बढ़े अगले क्वेश्चन पे। यस, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। और जैसा कि मैंने कहा, फिर से वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, फिर चेक करो क्या तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं है। सो द क्वेश्चन सेज अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होगा? योर फर्स्ट ऑप्शन सेज इलेक्ट्रिक फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम विल बी इक्वल। सेकेंड ऑप्शन कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस विल बी इक्वल। थर्ड ऑप्शन कहता है कि उनके एक्सेलरेशन इक्वल होंगे। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ देयर एक्सेलरेशन विल बी इक्वल। तो फटाफट से वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो जल्दी से। कर लिया? चलिए, सो क्या कहा गया कि एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, इनको मैंने प्लेस किया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो सबसे पहला काम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। तो ये रहा हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे बनाते हैं? पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट। कैसे बनाएंगे? पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट। तो ये पैरेलल और इक्विडिस्टेंट लाइंस हो गई जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ देते हैं किस किस को? प्रोटॉन को और इलेक्ट्रॉन को। तो ये रहा हमारा प्रोटॉन, ये रहा हमारा इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन को और इलेक्ट्रॉन को दोनों हमने क्या किया? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दिया। अब क्या होगा? तो पहला ऑप्शन कहता है द इलेक्ट्रिक फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम विल बी इक्वल। क्या इनके ऊपर इक्वल इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है? चेक करते हैं। प्रोटॉन की बात करें तो इट्स अ पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर प्रोटॉन को रखोगे तो वो इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड चला जाएगा। अच्छा, प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का चार्ज दोनों का सेम होता है ना?
प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का चार्ज दोनों का सेम होता है ना, इसका होता है प्लस का ई, इसका होता है माइनस का ई, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा प्लस का ई इंटू ई, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा माइनस का ई, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस का ई इज द चार्ज एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बोल रहा है इलेक्ट्रिक फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम आर इक्वल, मतलब इन दोनों के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो इक्वल है। क्या सही बात है? क्या ये सही बात है? इक्वल है क्या? नहीं, डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है, नो डाउट मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस विल बी इक्वल, ये सही बात है भाई, फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है ना, इसके लिए मैग्नीट्यूड देखो E और कैपिटल E, यहां पे माइनस का E कैपिटल E, माइनस का साइन और प्लस का साइन सिर्फ हमें ये बता रहा है कि भाई ये प्रोटॉन है ये इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीट्यूड सेम है भाई, है ना। और बाकी पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्स की बात करो ना, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर देगा ये, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही है, तो यस ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा हमारा कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस विल बी इक्वल। थर्ड ऑप्शन बोलता है एक्सेलरेशन विल बी इक्वल, एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, सोचो इसके लिए। अगर मैं बात करूं फोर्स की, तो ये फोर्स है मेरे पास में, प्रोटॉन के ऊपर लगने वाला फोर्स, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाला फोर्स, ये दोनों डिफाइन कर दिए। चलो भाई, अब इन फोर्सेस की वजह से मूव कर रहे हैं, और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है तो उसके ऊपर जो फोर्स होता है उसको कैसे डिफाइन करते हो, ये कोई ऑब्जेक्ट है m मास का, इसके ऊपर फोर्स लगाया और अगर ये मूव करता है a एक्सेलरेशन से, सो फोर्स कैन बी रिटन एज मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। चलिए, तो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगाओ प्रोटॉन के लिए, तो प्रोटॉन के लिए लिखेंगे फोर्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ द प्रोटॉन इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोटॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें तो इलेक्ट्रॉन के लिए भी लिखेंगे F इज इक्वल्स टू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सिंस दोनों के ऊपर सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है इसलिए मैंने दोनों को F से रिप्रेजेंट कर दिया। यहां से अगर थोड़ा सा पीछे की तरफ आओ, देन यू विल कम टू नो कि एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोटॉन जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा F अपॉन मास ऑफ द प्रोटॉन, एंड सिमिलरली एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन को जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा F अपॉन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक बात देखो ध्यान से, क्या मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से? नहीं, इलेक्ट्रॉन का मास ज्यादा होता है ना, इलेक्ट्रॉन का मास ज्यादा होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, वेयरएज अगर बात करें मास ऑफ द प्रोटॉन की, तो मास ऑफ द प्रोटॉन इज 1.67 होता है वैसे तो, 1.6 ले लीजिए इंटू 10 की पावर माइनस क्या 27 kg। कहां ये माइनस का 27, ये माइनस का 31, तो डेफिनेटली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है ना, ये माइनस का 31 है, कम होता है, माइनस का 27 ज्यादा होता है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, सो क्या बोलेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन द मास ऑफ द प्रोटॉन, तो लिख लो यहां पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भाई कम है मास ऑफ प्रोटॉन से। अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है मास ऑफ प्रोटॉन से, तो एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा क्या? एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, यस। सो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं इनसे, कहां लिखे, चलो ये बॉक्स मिटा देता हूं, है ना, बॉक्स को मिटा दो, यहां लिख लेते हैं। यहां से कंक्लूजन मिला मुझे कि जो एक्सेलरेशन है इलेक्ट्रॉन का वो ज्यादा होगा प्रोटॉन से, बिकॉज मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज लेस देन द मास ऑफ द प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का मास कम है प्रोटॉन से, इसलिए एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो कम एज कंपेयर टू द प्रोटॉन। चलिए भाई, तो ऑप्शन से चेक करो, एक्सेलरेशन उनके इक्वल होंगे, गलत बात है। द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर एक्सेलरेशन विल बी इक्वल, ये भी गलत बात है भाई। मैग्नीट्यूड की बात तो आई कहां गई, कहां से आ रही है मैग्नीट्यूड की बातें? फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास। अब देखो, फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, फोर्स का, है ना, फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन यहां पे मास आ रहा है, मास दोनों का अलग अलग है, इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का दोनों का मास अलग अलग है, इसलिए एक्सेलरेशन भी अलग अलग होगी। ठीक है, सो यहां पे बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट है। सो आपका बी ऑप्शन ही सही होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस विल बी इक्वल, बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं यहां पे। ठीक है, चलिए, सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, विच इज योर क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8 says the electric field in a region is directed outward and is proportional to the distance r from the origin. Taking the electric potential at the origin to be 0, तो इनमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्या बोला गया, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी रीजन में है वो डायरेक्टली आउटवर्ड है और प्रोपोर्शनल है आर के फ्रॉम द ओरिजिन। तो ऐसा करते हैं, मैं सबसे पहले तो ओरिजिन बना लेता हूं। ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना,
ये हमारा क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हमारा ओरिजिन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनेगी, आउटवर्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी मैंने, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू आर। ये आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हो तो आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो भाई बताओ फिर पोटेंशियल का क्या हाल होगा, क्या बोला गया, टेकिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द ओरिजिन टू बी जीरो। यहां पे ओरिजिन पे पोटेंशियल जीरो है, तो भाई पोटेंशियल का क्या हाल होगा, इट इज यूनिफॉर्म इन द रीजन, इट इज प्रोपोर्शनल टू आर, इट इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, एंड फोर्थ ऑप्शन इज इट इंक्रीजेस एज वन गोज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, फिर चेक करो आंसर सही है कि नहीं है। कर लिया, चलो। सो यहां पे पोटेंशियल जीरो है और मुझे देखना है कि पोटेंशियल का क्या रिलेशन आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू आर मुझे गिवन है, तो फ्रॉम हियर मैं कह सकता हूं कि अगर E प्रोपोर्शनल है आर के तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देते हैं, सो E इक्वल्स टू के आर। के क्या है, कोई कांस्टेंट होगा, के क्या है, कोई कांस्टेंट है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन पता है क्या था, E इक्वल्स टू माइनस डीवी बाय डी आर, E इक्वल्स टू माइनस डीवी बाय डी आर। अब यहां पे E की जगह के आर पुट कर दीजिए, सो के आर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डीवी बाय डी आर, सो डीवी कम्स आउट बी माइनस के आर डी आर। इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, ठीक है, तो क्या बनेगा, ये डेल्टा वी। कहां से कहां तक जा रहे, ओरिजिन से कहीं तक भी जाओ तो ओरिजिन पे पोटेंशियल जीरो था, फाइनल कहीं पे भी जाओगे पोटेंशियल वी है। ओरिजिन पे जब बात करें तो आर की वैल्यू जीरो होती है ओरिजिन पे, तो ओरिजिन पे आर जीरो है, और कहां तक जा रहे हो पता नहीं कहां तक जा रहे हो। चलो पी पॉइंट की बात कर लेते हैं, पी पॉइंट की बात कर लेते हैं, तो पी पॉइंट तक डिस्टेंस आर हो जाएगी। लिमिट्स लगा दी मैंने, ठीक है, ओरिजिन से लेके पॉइंट पी तक की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू आर है, पोटेंशियल का क्या हाल होने वाला है वो चेक कर रहे हैं। E प्रोपोर्शनल टू आर, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, कांस्टेंट आया, उसके बाद E इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डी आर, रिविजन कराया था। सो E की जगह के आर इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डी आर, बस मैंने क्या किया, डी आर को इसके पास भेजा है, इंटीग्रेट करने लगे हम लोग। ओरिजिन से चलना शुरू कर रहा था हम लोगों ने, इसलिए ओरिजिन पे पोटेंशियल जीरो था, ओरिजिन पे पोजीशन भी जीरो है। P पॉइंट तक जा रहे हो, P पॉइंट पे मान लीजिए पोटेंशियल V हो जाएगा, और P पॉइंट का डिस्टेंस R है, तो मैंने वो ले लिया। जरा देखो तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट V माइनस जीरो इज इक्वल्स टू माइनस का K कांस्टेंट है, R का इंटीग्रेशन करोगे इट कम्स आउट बी R स्क्वायर बाई 2, और लिमिट वही अपनी जीरो से लेकर R तक की लगा देना। जस्ट सॉल्व दिस पार्ट, सॉल्व करो इसको, तो V इक्वल्स टू माइनस के आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। सो k बाई 2 इज अ कांस्टेंट, माइनस का k बाई 2 कांस्टेंट हो जाएगा, हटा दो भाई, कांस्टेंट हटाते हो तो प्रोपोर्शनलिटी साइन आ जाता है फिर से, एंड v प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, v प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड r के प्रोपोर्शनल था, और पॉइंट P पे पोटेंशियल की बात करें तो वो r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाता है। सो इट इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ये मुझे मिलेगा सी ऑप्शन में। सो यस, आवर ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट है। समझ आती है ना बातें, क्या किया हम लोगों ने, वही पुरानी बातें जो पहले कर रहे थे। E प्रोपोर्शनल टू R क्वेश्चन में गिवन है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, कांस्टेंट आया, E इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डी आर। ये रिलेशन नहीं पता होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो रिलेशन पता होना चाहिए, ऐसे सॉल्व करो, यू विल गेट योर फाइनल आंसर, ठीक है। हाँ, कभी कभार दिक्कत आती है कि फॉर्मूले याद नहीं रहते, क्या करूं उस टाइम पे, कैसे करूं, तो मैंने पहले भी कहा था एक फॉर्मूला लिस्ट बना लो। जैसे जो चैप्टर पढ़ा उस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं उनको एक पेपर के ऊपर लिख लो, और जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो वो फॉर्मूला लिस्ट साथ में रखो, बहुत काम आएगी। लास्ट टाइम रिवीजन करने के लिए भी बहुत काम आती है। मैं हमेशा कहता हूं ये बातें कि एक फॉर्मूला लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर बच्चे के लिए। सो मेक श्योर जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसका फॉर्मूला लिस्ट जरूर बनाओ, सो दैट आपको आसानी रहेगी चीजें याद रखने में, फॉर्मूले याद रखने में। ओके, क्लियर। तो ये सारी बातें हुई ऑब्जेक्टिव नंबर 2 में। एडवांस में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जहां पे एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, तो उसके लिए अपने आप को तैयार रखो। इस टाइप के क्वेश्चन आए तो एक बात ध्यान रखना कि आपको हर एक ऑप्शन को गो थ्रू करना पड़ेगा, हर एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा क्या वो ऑप्शन सही है या गलत है, ठीक है। तो इस टाइप की चीजों को कवर अप करो, डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इससे भी एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे लिए वो है कि यार एज यू ऑल नो
कि एट मैग्नेट ब्रेन वी आर प्रोवाइडिंग द फ्री एजुकेशन, राइट? और वो फ्री एजुकेशन किसी लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, हर वो बच्चा जो किंडरगार्टन से क्लास 12th में है उन सब के लिए फ्री एजुकेशन अवेलेबल है। तो एक सिंपल सा काम करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड शेयर करना है इस सेशन को, जिससे कि हर उस बच्चे तक ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पहुंच सके जिसको इसकी सच में जरूरत है। तो इतना सा काम करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। सो आज के लिए बस इतनी ही बातें, बाकी की बातें होगी अपने अगले सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।